वो कहते हैं ना कि बात जब जियोपॉलिटिक्स की आती है तो कोई दोस्त नहीं होता और ना ही कोई दुश्मन होता है, बस वही आपका दोस्त होता है जो आपके देश को बेनिफिट दिला सके। तभी तो भारत के पड़ोसी तब तक उसके सगे बने रहे जब तक उसे फायदा मिलता रहा। जैसे ये फायदा उन्हें चाइना से मिलने लगा, सबके सुरताल बदलने लगे साहब। इसी तरह आज हम रशिया और भारत की दोस्ती को चाहे कितना ही रोना गाना क्यों ना कर लें, लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा है जब रशिया भी भारत को अपना हिस्सा बनाने का ख्वाब देखता था। ये चाहत इतनी ज्यादा थी कि सोने के इस चिड़िया को पाने के लिए उसने सबसे खतरनाक आर्मी तक बना ली थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि चार बार उसने भारत को इन्वेड करने की प्लानिंग तक की थी। एक तरफ तो अब भारत अपनी आजादी तक के लिए जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ रशिया के पास सोना, पैसा, पावर कुछ कम नहीं था। अगर वो हमला करता तो शायद जीत भी जाता, लेकिन फिर वो पीछे हट गया। इतिहास के इस चैप्टर के बारे में अक्सर लोग कम ही बात करते हैं, मगर सवाल ये आता है कि आखिर क्या रीजन था जिसने रशिया को रोक दिया। क्यों बड़े बड़े देशों के साम्राज्य को जीतने वाला ये देश भारत पर आकर रुक गया, और कैसे इसे अपना बनाने की जगह इसने भारत को अपना दोस्त बनाना ज्यादा बेहतर समझा। रशिया इंडिया रिलेशंस की ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारत और रूस की दोस्ती आज इतनी गहरी है कि कई वेस्टर्न कंट्रीज ऐसे ही दोस्त बनने के सपने देखते हैं। कई सुपर पावर तो अक्सर इसे तोड़ने की साजिश रचते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो भारत पर तंज कसने से पीछे नहीं रहते। उनको तो प्रॉब्लम इस बात से भी है कि यूक्रेन रशिया वॉर में पश्चिम देशों के कड़े विरोध के बावजूद भारत ने आखिर क्यों रशिया का साथ नहीं छोड़ा। बल्कि जब यूरोप ने मॉस्को से ट्रेड पर बैन भी लगाया तो नई दिल्ली ने तेल की खरीद को कई गुना बढ़ा दिया। कुल मिलाकर करंटली भारत और रशिया के वो साथ हैं जिसकी नींव 1960s के टाइम से ही रखी जा चुकी है। लेकिन इससे थोड़ा और पीछे चलें तो एक वक्त ऐसा भी रहा है जब इस देश ने भारत को जीतने की कोशिश भी की है। इतना ही नहीं, रूस ने भारत पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी थी। अब इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो इसकी कड़ियां साल 1801 से जाकर जुड़ती हैं। ये वो वक्त था जब भारत और अंग्रेजों का कंट्रोल था। अंग्रेज इंडिया में कॉलोनीज बनाकर इसे लूटने का काम शुरू कर चुके थे। तब पूरी दुनिया में भारत को लेकर यही ओपिनियन था कि इस देश में इतना सोना है कि ये किसी भी राष्ट्र को अमीर बना सकता है। बस तभी का सोवियत यूनियन भी ये सोचता था कि जब इस देश के पास इतने रिसोर्सेज हैं तो क्यों ना हम इसे भी लूट लें। जब अंग्रेज इस पर अपना कब्जा जमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। दरअसल इस दौर में तब रशिया पर रशियन एम्पायर का रूल चलता था और इसके राजा पॉल I थे। यूरोप के कई प्रोविंसों को तो तब वो अपना ही बना चुके थे, लेकिन तब दुनिया में एक और शक्ति थी जिसके चर्चे बहुत बढ़ रहे थे। ये था ब्रिटिश एम्पायर, जो अपनी कॉलोनीज को फैला रहा था। फिर रशिया की इस ताकतवर राजा की नजर जब भारत पर पड़ती है तो उन्हें समझ में आया कि इसी तरह से अगर ब्रिटिश अपना दांव खेलते रहे तो जल्द ही पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उनका ही रूल होगा और वो इस देश से सारी वेल्थ चुरा कर केवल अपनी वेल्थ भरेगा। जाहिर था एक दूसरे एम्पायर को उभरता देख रशियन एम्पायर ने सोचा कि क्यों ना फ्रेंच एम्पायर से मिलकर ब्रिटिश एम्पायर के डाउनफॉल की कहानी लिख दें, नहीं तो ये साम्राज्य पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाएगा। बस इसी बात को ख्याल में रखते हुए रशिया एम्पायर के राजा पॉल I ने नेपोलियन से मुलाकात की और उन्हें ये प्रपोजल दिया, क्यों ना फ्रेंच और रशियन सेना मिलकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ मोर्चा करें और वहां से ब्रिटिशर्स को बाहर खदेड़ फेंकें। अब ताकत की चाह तो फ्रांस को भी थी। नेपोलियन ने तो पूरे यूरोप में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। उसका सपना भी सिकंदर की तरह भारत पर विजय हासिल करने का था, इसलिए उसने इस पूरे थॉट में हामी भर दी और दोनों ने मिलकर इस इन्वेजन के लिए जो भी योजनाएं बनाई थी वो काफी डिटेल में बनाई। यहाँ रशिया के राजा का मानना था कि पहले तो फ्रांस की सेना डनूब और ब्लैक सी को क्रॉस करते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुंचेगी, वहीं रशिया की आर्मी भी उन्हें ज्वाइन करेगी और फिर वो एक साथ ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए भारत पहुंचेंगे, जहां ये ब्रिटेन की आर्मी पर हमला करेंगे और उन्हें हराकर अपना कंट्रोल इंडिया पर एस्टैब्लिश करेंगे। अपने इसी प्लान को सच बनाने के लिए तब 70,000 फ्रेंच और रशियन सोल्जर्स इंडिया की तरफ बढ़ने चाहिए थे। लेकिन जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो नेपोलियन इससे पीछे हटने लगे। उन्हें इस बात पर भी शक होने लगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं। उन्हें लगने लगा कि ये एक विनाशकारी योजना है जिसमें रूस और फ्रांसीसी सेनाएं बिना किसी हेल्प के दुश्मनों से घिरे सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ेंगी और हजारों मील का सफर करेंगे। मगर उनके पास ना तो रास्ते में अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे और ना ही उनके पास खाने के लिए प्रॉपर फूड होगा, और अगर वो ये रास्ता भूले तो वापस आने का भी कोई तरीका नहीं होगा। ले देकर उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ नेपोलियन ने तो हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन रशिया के पॉल I ने हार नहीं मानी साहब। उन्होंने योजना बनाई कि वो 22,000 सेना के अकेले ही योजना बनाएंगे और पूरा नहीं तो कम से कम आधे इंडिया को तो अपने कब्जे में ले लेंगे, ताकि इससे ब्रिटिशर्स के बढ़ते इन्फ्लुएंस को भी मात मिल सके।
मगर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि रशियन एम्पायर के पास इतने सैनिक थे ही नहीं जिन्हें वो ऐसे खतरनाक मिशन पर भेज सके। फिर भी 1801 में जार पॉल ने ऐसी रूसी सेना की सबसे खतरनाक रेजिमेंट के एक चीफ कमांडर को बुलाया और उनसे इस काम को अंजाम देने के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि रूसियों के पास भारत तक पहुंचने के बारे में कोई सटीक नक्शा नहीं था। इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश सेना की ताकत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उनके पास जरूरी जानकारी की भी बहुत कमी थी। हालांकि राजा को उम्मीद थी साहब कि उनके कमांडर इसका आसानी से पता लगा लेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी सेना इस खतरनाक मिशन पर निकलती है तो वो मुसीबत में घिर गई। अब वो पीक विंटर्स के दौरान इस मिशन पर निकले थे, जिससे जाहिर था कि सप्लाई और तोप खाने को लेकर जाना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर भी जैसे तैसे रूस सैनिकों की कजाकिस्तान के अरल सागर तक पहुंचने में उन्हें 1 महीना लगा। जब वे अगला कदम उठाने की तैयारी ही कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ रशिया में एक बड़ी घटना हुई और पॉल I का असैसिनेशन कर दिया गया। ऐसे में बाद में आए एम्परर ने फिर सेना को वापस बुला लिया और इस मिशन को छोड़ दिया गया। लेकिन ये कोई आखिरी बार नहीं था जब रशिया ने भारत को पाने का सपना देखा था। हालांकि उनके जाने के बाद भी ये सपना जिंदा रहा और फिर बाद में जब अलेक्जेंडर I का शासन आया तो उन्होंने भी नेपोलियन के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर रशिया का ही होगा, वही वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर केवल फ्रेंच रूल करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच ब्रिटिश एम्पायर को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और उनके फैलाव को इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर काम करना होगा। अब इन दोनों राजाओं ने भारत को पाने का मन तो बना लिया था साहब, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स भी जानते थे कि रशिया और फ्रांस के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तो पर्शियन एम्पायर को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और ये ट्रीटी कर ली कि पर्शियन एम्पायर किसी भी हाल में फ्रांस और रशिया को इंडिया में आने के लिए रास्ता नहीं देगा, ताकि वो ब्रिटिशर्स को ना ललकार सके। अब इसके लिए क्योंकि पर्शिया ने हामी भर दी थी, इसलिए रशिया और फ्रांस की एक और बड़ी कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई। हालांकि अपने इस मिशन पर वो निकल तो गए थे, लेकिन उन्हें पैसेज नहीं मिला, तो थक हार कर इन दोनों देशों की सेना को फिर से वापस आना पड़ा। कुल मिलाकर 2 इन्वेशन फेल हो चुके थे, लेकिन 40 साल बाद रशिया को फिर से आस जगी कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जीतने के लिए आगे बढ़ेगा और इसकी शुरुआत वो अफगानिस्तान से करेगा। इस पूरे खेल को नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। इसके तहत रशिया और ब्रिटिशर्स के बीच जियोपॉलिटिकल राइवलरी की वो आग लगी साहब कि पूरे एशिया को पाने के लिए दोनों देशों ने अपनी ताकत आजमाई थी। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल था रशिया के जनरल अलेक्जेंडर दुआ का, जिन्होंने रशिया के राजा को यह आश्वासन दिया था कि वो पर्शियंस को मना लेंगे। उन्होंने भी प्लान बनाया कि रशियन सोल्जर्स जाएंगे और सीधा रशिया से ऑल द वे पर्शिया, फिर अफगानिस्तान और फिर इंडिया में एंटर होके ब्रिटिशर्स को बिल्कुल खदेड़ देंगे। जाहिर था जनरल एक बहुत ज्यादा एक विजनरी आदमी थे। उन्हें इंडिया के बारे में ये तक पता था कि इंडियंस ब्रिटिश एम्पायर के राज से खुश नहीं है। उन्हें लगता था कि अगर वो आर्मी ले आए तो कई इंडियंस होंगे जो रिबेलियस करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, इसलिए अपना प्लान उन्हें सही लग रहा था। देखा जाए तो ये वक्त 1857 का था जब भारत ने आजादी के लिए अपना पहला युद्ध लड़ा। रशिया चाहे तो यहाँ जीत सकता था, लेकिन जिससे पहले वो भारत की तरफ बढ़ता, उससे पहले रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच क्रिमियन वॉर छिड़ गया और रशिया का बना बनाया प्लान चौपट हो गया। रशिया के इतने सारे सोल्जर्स इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गए कि इंडिया के जो सारे प्लान्स थे वो सब पीछे चले गए। नहीं तो अगर ऑटोमन एम्पायर इस पीरियड में शांत बैठा रहता, कुछ ना करता, तो आराम से रशियंस की सेना पर्शिया से होकर, अफगानिस्तान से होकर इंडिया में आ जाती और 1857 में ही हमें ब्रिटिशर से आजादी मिल सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और रशिया का तीसरा इन्वेशन भी फेल हो जाता है। वैसे इसी टाइम फ्रेम में एक और रशियन जनरल सामने आते हैं। इनका नाम था जनरल स्टेपन क्रोलेव। ये राजा को प्रपोजल देते हैं कि क्यों ना पहले अफगानिस्तान से शुरुआत करें, यहाँ हम पहले कम नंबर ऑफ सोल्जर्स को लेकर जाएं और अफगानिस्तान में जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनको ट्रेनिंग दें। ऐसे में अगर वो हमारे अलाय बन गए तो फिर अफगानिस्तान के साथ मिलकर उनके नंबर्स का इस्तेमाल करके वो ब्रिटिशर्स पर अटैक कर पाएंगे। अब इस प्लान पर भी काफी विचार होता है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने से पहले ही रशिया ऑटोमन एम्पायर से हार गया और इसी के साथ 4 बार रशिया का भारत को पाने का सपना चकनाचूर हो गया। इधर अब रशिया तो हार गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि जब उन्हें रशिया के इस प्लान की भनक लगी तो वो अपनी लेगेसी बचाने के लिए और ब्रिटिश एम्पायर को किसी भी खतरे से रोकने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अफगान के साथ ट्रीटी कर ली और उसमें ये डिसाइड किया गया कि अफगानिस्तान एक बफर जोन रहेगा और रशियन एम्पायर अफगान का इस्तेमाल करके इंडिया पे अटैक नहीं करेंगे।
और यहीं पर बताया जाता है कि ग्रेट गेम जो था वो ब्रिटिशर्स और रशियंस के बीच में इंडियन सबकॉन्टिनेंट को लेकर उसका खात्मा हो गया। खुद तो ब्रिटेन भी अफगानिस्तान में 3 एंग्लो वॉर लड़ने के बाद थक गया। इसकी आर्मी ज्यादा दिन तक अफगानिस्तान के गुरिल्ला वॉरफेयर के सामने ब्रिटेन आर्मी जब तक टिक नहीं पाई तो मजबूरन ब्रिटेन को अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट करना पड़ा। इसी के साथ ब्रिटेन तो अफगानिस्तान से चली गई, लेकिन रशिया जो तब यूएसएसआर बन चुका था उसने अफगानिस्तान पर गिव अप नहीं किया और आने वाले दशकों में इस देश ने अफगानिस्तान की राजनीति की बागडोर को अपने हाथ में लेने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाया। इसकी शुरुआत 1920s में डिप्लोमेटिक टाइज से शुरू हुई, जब अफगानिस्तान उन पहले देशों में से एक बना जिसने रशियन रिवॉल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन को रिकॉग्नाइज किया। लेकिन 1970 के बाद अफगानिस्तान में यूएसएसआर का ही कंट्रोल हो गया। कमाल है ना, रशिया अफगानिस्तान के दरवाजे तो आखिर पहुंच ही गया था, लेकिन भारत पर अपना वैसा इन्फ्लुएंस कभी नहीं बना पाया। अब रशिया के भारत इन्वेजन पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।